वेलकम फ्रेंड, युक्ति आइस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज 8 अगस्त है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करके आगे बढ़ेंगे। आज आप लोग के लिए मेंस और इंटरव्यू और 4 से 5 टॉपिक है, तो आप लोग अंतिम तक बने रहिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी हम लोग मोटिवेट होकर आगे काम कर सके, आगे बढ़ सकें। साथ ही साथ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए ताकि और लोगों को इससे मोटिवेशन प्राप्त हो सके। और ये दोनों हमारे पुराने और नए लिसनर व्यूअर हैं, दोनों के लिए है, तो आप लोग ज़रूर हमारा साथ बनाए रखिए ताकि हम लोग और भी बेहतर तरीके से आप तक दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस को सर्व कर सकें, सेवाएं दे सकें। चलिए हम लोग उससे पहले आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि बहुत सी चीज़ें आप लोग को टेस्ट वहाँ अवेलेबल है, फ्री टेस्ट अवेलेबल है, तो आप लोग उसका लाभ ले सकें। साथ ही साथ वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.yuktiis.in, तो आप लोग उसे भी विज़िट करके देखिए कि वहाँ पर क्या सुविधाएँ दी जा रही है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि वहाँ पर जो टेस्ट कराए जाते हैं, टॉपिक वाइज डेली टॉपिक दिया जाता है, उस पर टेस्ट ऑर्गेनाइज किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो सीरीज होता है, बूस्टर सीरीज चल रहा है, तो उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए ताकि और भी चीज़ें आप लोग पीटी ओरिएंट काम कर सकें। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, कॉमनवेल्थ गेम में कल बहुत ही बेहतर दिन रहा भारत के दृष्टि से। वहाँ पर 4 पदक जीते हैं स्वर्ण कॉमनवेल्थ गेम में, एक साथ स्वर्ण पदक, तो ये उपलब्धि रही। तो इससे संबंधित पीटी फैक्ट आप लोग कवर करते रहिए। अभी लास्ट दिन आप लोगों को जैसा बताया गया, जैसे ही कॉमनवेल्थ गेम समाप्त होगा उसके अगले दिन सारे डायग्राम पर चर्चा कर लिया जाएगा जो प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होगा। चलिए, आज के न्यूज़ में आपको पहले पेज पर 2 ही न्यूज़ महत्वपूर्ण है। जैसे मेंस और इंटरव्यू के लिए ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है। नीति आयोग का जो गवर्निंग काउंसिल होता है उसका बैठक जो कल किया गया, 7वीं बैठक हुई, तो यह दोनों के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से देखिए यूपी पीसीएस जो लास्ट एग्ज़ाम हुआ था उसमें यहाँ से प्रारंभिक परीक्षा पीटी में प्रश्न पूछा गया था। तो आने वाले कोई और भी एग्ज़ाम हो, जैसे बीपीएससी होगा, जेपीएससी होगा, जेएसएससी होगा, बीएसएससी होगा, और भी फर्दर एग्ज़ाम जितने हैं वहाँ पर यह प्रश्न जरूर उठेगा। तो यहाँ पर देखिए कल गड़बड़ी कुछ हुआ था, उससे संबंधित न्यूज़ है, तो उस न्यूज़ पर नहीं जाना। हालांकि देश में ऐसी राज्य स्तर पर बहुत सी पेपर लीक होता है, तो यूजीसी में भी ये मामला गया है, तो यह देखने लायक है कि किस प्रकार से निष्पादन होता है। पर हम देखते हैं पीटी ओरिएंट कौन कौन से न्यूज़ इसमें शामिल हो सकते। जैसे आपको तो पहले तो यूजीसी का जो वर्तमान चेयरमैन है एम जगदीश कुमार, उनको याद रखना है, यह आपको प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट है की फैक्ट के रूप में कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट है, जो इसी को पूछा था। CUET का फुल फॉर्म पूछा था यूपी पीसीएस में, तो ध्यान रखिएगा। तो यह कौन जवाबदेह है, तो इससे संबंधित प्रश्न था, तो हम लोग बात करेंगे इसी पर। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो यूजीसी जिसे कहा जाता है के द्वारा एक नवीनतम घोषणा के अनुसार इसमें कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट की शुरुआत की गई, जिसे 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में किसी में स्नातक प्रवेश के लिए अनिवार्य कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक लिस्ट है 45 केंद्रीय, सिंपल से भाषा में समझा जाए 45 केंद्रीय विद्यालयों का एक लिस्ट है जिसमें स्नातक के किसी भी स्नातक प्रवेश करने के लिए अनिवार्य एक कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है और उसमें आप दाखिला ले सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी कि शैक्षणिक सत्र 22-23 के लिए सभी केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए स्नातक प्रवेश परीक्षा आयोजित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्थात इसे जो शैक्षणिक सत्र है इस वर्ष का, उसके लिए CU को सौंपी गई है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। इस एजेंसी को सौंपी गई है। CUET UG 2022 का जो कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आयोजित किया जाएगा। तो यह भी प्रश्न आपसे पूछा जाए ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, यह किस रूप से होता है। नेक्स्ट है शैक्षणिक परीक्षण एजेंसी शैक्षणिक सत्र जो 22-23 में है के लिए सभी केंद्रीय विद्यालयों के लिए स्नातक आयोजित करने के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई है। कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट जो है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी
के द्वारा 13 भाषाओं में जैसे हिंदी, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उर्दू, असमिया, बंगाली, पंजाबी, उड़ीसा और अंग्रेजी में आयोजित की जाएगी। तो यहाँ से आप लोग को प्रारंभिक परीक्षा पीटी फैक्ट के रूप में पूछा जा सकता है। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट में कितने भाषाओं में परीक्षा आयोजित की जाती है? तो 13 भाषाओं में, ध्यान रखिएगा। अब राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी क्या है, इसे भी NTA क्या है, इसे भी आप लोग नेशनल टेस्ट एजेंसी क्या है, इसे जरूर जान लीजिए। यह भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत है और की गई है, जिसकी स्थापना वर्ष 2017 में की गई है। ध्यान रखिएगा, यह नवीन संगठन है जो यह इस प्रकार के एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है। तो इसका स्थापना सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत किया गया है। देखिए, प्रश्न ऐसे ही प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जाते हैं और आप लोग मिसगाइड हो रहते हैं कि प्रश्न कहाँ से उभरते हैं। देखिए, न्यूज़ में रहा क्या, उससे रिलेटेड जो मेन टॉपिक है, सब टॉपिक है, उसी से प्रश्न आपसे क्रिएट किया जाता है प्रारंभिक परीक्षा में और मेंस परीक्षा में। और आपको उसके साथ साथ इंटरव्यू जब चलेगा, ये न्यूज़ खबर में रहेगा, तो इससे रिलेटेड आपको न्यूज़ वहाँ इंटरव्यू बोर्ड में प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। तो यही प्रश्न होता है। दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस आप लोग जरूर अपने अध्ययन शैली में शामिल कीजिए, ताकि आपको वर्ष भर एक इम्प्रूवमेंट के साथ आपका एग्ज़ाम को तैयारी कराए, एक कोऑर्डिनेट टॉपिक वाइज न्यूज़ को कवर कराया जा सके। एग्ज़ाम को अंतिम रूप देने के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो शिवम कुमार है, उन जो BPSC में जिनका चयन है, उनका इंटरव्यू ज़रूर सुनिएगा। उन्होंने अपना जो अधिकतर बेस न्यूज़पेपर पर ही करंट अफेयर्स को कंप्लीट किया था। तो अब जो भी कहीं से भी कोई आपको देखने को मिलेगा, टॉपर जो भी होंगे, उनके अध्ययन शैली में न्यूज़पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा होगा। तो आप लोग भी इसे ज़रूर शामिल कीजिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाकर कर सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि यहीं कीजिए। आप दैनिक जागरण का भी न्यूज़ एनालिसिस कीजिए, दैनिक भास्कर का भी कर सकते हैं, इंग्लिश वाले द हिंदू का कर सकते हैं, और भी जो आपको आपकी भाषा में समझ विकसित हो जिस पेपर से, उस पर कर सकते हैं। पर स्टैंडर्ड हिंदी वाले दैनिक जागरण को करते हैं और इंग्लिश वाले द हिंदू को करते हैं। तो ये ज़रूरी है, 2 पेपर का अध्ययन आप लोग करिएगा और एग्ज़ाम का अंतिम परिणाम आपके सामने होगा। चलिए, नेक्स्ट है, इसमें यह क्या करता है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या, परीक्षण एजेंसी क्या करती है? जैसे उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश, फेलोशिप के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए स्वायत्त और आत्मनिर्भर परीक्षण संगठन है। यह स्वायत्त है, किसी अंडर कार्य नहीं करेगा, यह स्वयं अपने स्तर पर यह परीक्षा आयोजित कराता है, जिसमें नेट, NEET नीट, JEE, CTET, GAT, GPAT, GMAT, SCAT, UGC, नेट इत्यादि जैसे परीक्षाओं को, प्रवेश परीक्षाओं को आयोजित करने के उत्तरदायी इसे दिया गया। तो देखिए, महत्वपूर्ण जितने भी एग्ज़ाम है देश के, जहाँ से इंजीनियरिंग और MBA प्लस UGC नेट प्रोफेसर जहाँ से बनेंगे, उन सभी शैक्षणिक संस्थाओं का प्रवेश का जो होगा, यह राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी एंड नेशनल टेस्ट एजेंसी ही कंडक्ट कराती है एग्ज़ाम को। अब तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग को प्रश्न PT फैक्ट के रूप में पूछ सकता है। चलिए, नेक्स्ट है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसे VVI श्रेणी में रखिएगा आप लोग न्यूज़ में। अब मेंस और इंटरव्यू दोनों क्रिएट से, अब PT से तो यहाँ से प्रश्न जरूर 2 से 3 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। वो नीति आयोग से हो, गवर्निंग काउंसिल से हो, या उसके नीतियों से हो, या उससे रिलेटेड जो नीति आयोग की रिपोर्ट आती है, बहुत से रिपोर्ट आते हैं, उससे रिलेटेड हो। तो सभी पर हम लोग आज चर्चा करेंगे, देखते हैं क्या क्या है। पहले तो गवर्निंग काउंसिल में क्या क्या बात की गई, एजेंडा क्या था, इस पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ जूम आउट कर देता हूँ मैं, ताकि चीज़ें आप लोगों को नज़र भी आए। गवर्निंग काउंसिल के मुख्य रूप से क्या था, दाल और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की नीति एजेंडा था। स्कूली की शिक्षा, उच्च शिक्षा में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अमल और शहरी प्रशासनिक तौर तरीकों की चर्चा की गई। यह बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ भारत अपनी ज़रूरत के 60% खाद्य तेल आयात करता है। आयात निर्भरता खत्म करने के लिए राज्यों के साथ केंद्र चर्चा किया। यह मुख्य एजेंडा था इस गवर्निंग काउंसिल बैठक का। तो देखिए, यह बैठक क्या है, ध्यान रखिएगा। कृषि, पशुपालन, खाद्य प्रसंस्करण, आधुनिकीकरण पर जोर की वकालत की। तो इस बार यहाँ से प्रश्न आपको जरूर मेंस, इंटरव्यू या तो PT प्रारंभिक परीक्षा में इससे रिलेटेड जरूर होगा, ध्यान रखिएगा। साथ ही नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 7वीं बैठक थी, तो PT ओरिएंट है, ये तो आप लोग ध्यान रखिएगा। यह वोकल फॉर लोकल किसी एक राजनीतिक पार्टी की एजेंडा नहीं है, बल्कि यह
हम सभी का लक्ष्य है। तो यह भी आप लोग को देखिए मेंस में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न उभर कर सामने आएंगे, क्योंकि यह इस प्रकार के कोटेशन जब भी आता है तो प्रश्नों में शामिल किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसी लाइन को ही पूछा जा सकता है। वोकल फॉर लोकल कैसे सिद्ध करने बोल सकता है, इसकी समझ आपसे पूछ सकता है, या इसकी संक्षिप्त विवेचना पूछ सकता है। तो इस सब प्रकार के जो प्रश्न क्रिएट किए जाते हैं तो जरूर इसे आप लोग जरूर अपने अध्ययन शैली में शामिल कीजिए। साथ ही यह बोला गया कि आयात निर्यात घटाने बढ़ाने के अवसरों को तलाशने चाहिए। सभी राज्यों के लिए ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी 3T याद रखिएगा। यह आपको एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा। मेंस में, इंटरव्यू में इस प्रकार के बहुत से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे 5S 5G प्रकार के जो टर्मिनोलॉजी यूज़ किया जाता है प्रधानमंत्री ने, हमारे जो प्रधानमंत्री उनके द्वारा, तो वो सब प्रश्न आपको मेंस में और इंटरव्यू में देखने को मिल जाता है। यहाँ किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ एग्ज़ाम एक्सपेरेंट UPSC PCS एस्पिरेंट के तौर पर की जा रही है। इस प्रकार के जब भी टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया जाएगा तो वो प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ट्रेड, टूरिज्म और टेक्नोलॉजी 3T याद रखिएगा किससे रिलेटेड है और कहाँ पर बोला गया है प्रश्न, यह भी पूछ सकता है। GST संग्रह और इससे में वृद्धि हुई है और भी वृद्धि होने की अपेक्षा की जा रही है माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस बैठक में। साथ ही साथ 5 ट्रिलियन का जो लक्ष्य, डॉलर का लक्ष्य है हमारी इकोनॉमी का, उसे जल्द से जल्द प्राप्त करने की भी जोर दिया गया। देखिए इस बैठक में कौन कौन शामिल थे, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल की बैठक में 13 राज्यों के मुख्यमंत्री और 3 उपराज्यपाल थे, और साथ ही साथ रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री जो थे एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री शिरकत की। तो बैठक नीति आयोग उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी अभी है। देखिए सब PT फैक्ट आप लोग यहीं से पूछा जाता है और आप लोग कन्फ्यूज होते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन होंगे, सुमन बेरी हैं। CEO परमेश्वरन अय्यर अभी हैं। तो दोनों आपको उपाध्यक्ष, अध्यक्ष तो PM होंगे और उपाध्यक्ष सुमन बेरी याद रखना है। और साथ में CEO जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है परमेश्वरन अय्यर। तो ध्यान रखिएगा ये 3 टॉपिक आप लोगों को प्रश्न पूछा जा सकता है। तो ये हुआ आपको आज के न्यूज़ का। इसके और भी पार्ट हैं, जैसे नीति आयोग क्या है, गवर्निंग को इसकी संगठन संरचना क्या है, इस पर बार बार आप लोगों को प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। या नीति आयोग से रिलेटेड मेंस में आप लोगों को प्रश्न है। इंटरव्यू में तो यह फेवरेट प्रश्न होता है इंटरव्यू बोर्डर का कि इससे रिलेटेड आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के संकल्प से नीति आयोग का गठन किया है। योजना आयोग भी मंत्रिमंडल के संकल्प से ही आया था, तो इसी प्रकार इसे भी लाया गया। तो ये एक संवैधानिक संस्था नहीं है, ध्यान रखिएगा। इसमें सहकारी संघवाद की भावना केंद्र में रखते हुए अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार के दृष्टिकोण के परिकल्पना की स्थान दिया गया। तो यह आपको टर्मिनोलॉजी पूछा जा सकता है कहीं भी। अधिकतम शासन, न्यूनतम सरकार किस संगठन का वाक्य, आदर्श वाक्य है, तो यह नीति आयोग का है। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछ सकता है। प्रशासनिक संरचना क्या क्या है, अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे, जो भी होंगे उस समय। उपाध्यक्ष भारत द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाएगा, उनके समिति एक समूह द्वारा नियुक्त किया जाता है, जैसे अभी सुमन बेरी है। संचालन परिषद सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, यही संचालन समिति का बैठक अभी हुआ हाल में। साथ ही साथ क्षेत्रीय परिषद, इसके क्या क्या विशिष्ट क्षेत्रीय मुद्दों से संबंधित के लिए प्रधानमंत्री या उसके द्वारा नामित व्यक्तियों, मुख्यमंत्री और उपराज्यपालों की एक बैठक की अध्यक्षता करता है। इसे क्षेत्रीय परिषद की बैठक कही जाती है। देखिए तदर्थ सदस्यता किसे प्राप्त होगा, तो अग्रणी अनुसंधान संस्थानों के बारी बारी से 2 पदेन सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। जो देश में अनुसंधान संस्थान है उसे रोटेशन बेस से सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सभी अनुसंधान संस्थानों को इसमें वरीयता दी जाती है। पदेन सदस्यता किसे दिया जाता है, प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्रिपरिषद अधिकतम 4 सदस्य। तो पदेन सदस्यता कौन, 4 सदस्य होंगे जो PM द्वारा नामित होंगे। जैसे बहुत से सदस्य हो सकते हैं, गणमान्य सदस्य हो सकते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन होता है, भारत सरकार का सचिव होगा, जिसे प्रधानमंत्री द्वारा एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त करेगा। देखिए तो यहाँ पर प्रश्न PT में पूछा जा सकता है, भारत सरकार का सचिव रैंक का अधिकारी कौन से पद पर बनता है, तो CEO बनता है। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह भारत सरकार का सचिव प्रशासनिक अधिकारी ही होगा, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी चीज़ें पॉलिटिकल
व्यू से हो सकता है, राजनीतिक पार्टियों से संबंधित हो सकता है, या तो अपने क्षेत्र में बहुत बेहतर काम किए होंगे तो उनको नियुक्त किया जा सकता है। पर प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO की नियुक्ति की जाती है। साथ में विशेष आमंत्रण भी दिया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा नामित विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ। मान लीजिए अपने क्षेत्र में बहुत विशेषज्ञता रखते हो कोई भी व्यक्ति, उसे इस बैठक में प्रधानमंत्री आमंत्रित कर सकता है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है के रूप में पूछा जा सकता है। नोट आप लोग याद रखिएगा, नीति आयोग 3 दस्तावेज जारी किए हैं या किया है अभी तक, जिसमें 3 वर्षीय एजेंडा एक है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति है का दस्तावेज और 15 वर्षीय लक्ष्य दस्तावेज शामिल है। इससे पूर्व योजना आयोग क्या करती थी? योजना आयोग पंचवर्षीय योजना बनाती थी, जिसे इम्प्लीमेंट राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था। पर नीति आयोग 3 दस्तावेज जारी किए हुए, जिसमें 3 वर्ष का टारगेट रखा हुआ है, 7 वर्षीय मध्यम अवधि की रणनीति स्ट्रेटजी रखी हुई है और 15 वर्षीय का लक्ष्य रखा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ देखिए, जब से नीति आयोग आया है तो बहुत सी पहल की है, तो ये पहल आप लोग याद रखिएगा। इससे रिलेटेड सारे डायग्राम आप लोग कवर कर लीजिएगा। हालांकि इसमें बहुत सी चीज़ें कवर किया जा चुका है पहले भी दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस में। तो मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस का वीडियो आप लोग जितना भी प्लेलिस्ट में है उसे एक बार ज़रूर देख लीजिए। वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी आप लोग के लिए अध्ययन सामग्री के रूप में सिद्ध हो सकता है। जो पार्ट आपको आज पढ़ाया जा रहा है, आने वाले 2 से 3 महीने में उसी न्यूज़ को कवर करता है। तो उसके बेसिक पार्ट आपको आज ही क्लियर रहेगा, तो उस न्यूज़ आएगा कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो आप लोग को बहुत सी चीज़ें समझ विकसित पहले से होगी। तो SDG इंडिया इंडेक्स जारी करता है नीति आयोग, सुशासन सूचकांक भी करता है, भारत नवाचार सूचकांक भी जारी करता है, स्वास्थ्य सूचकांक। तो यह प्रश्न आपसे तो PT में पूछा जाता है, निम्नलिखित में से कौन कौन सूचकांक जारी करता है नीति आयोग? अटल इनोवेशन मिशन जल प्रबंधन सूचकांक जारी करता है, यह इससे रिपोर्ट। 7 परियोजना याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आकांक्षी जिला कार्यक्रम, स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, यह भी जारी करता है। साथ में जिला अस्पताल सूचकांक, कृषि विपणन किसान हितैषी सुधार सूचकांक भी जारी करता है नीति आयोग ही। वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड्स जारी करता है नीति आयोग। तो नीति आयोग बहुत से सूचकांक को जारी करता है। तो यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। इस टॉपिक को आप लोग VVI श्रेणी में रखिएगा। नीति आयोग को बड़ी VVI श्रेणी में रखना है। इससे जब भी इससे कुछ भी हलचल होगी, इस आयोग में कुछ भी संकेतक आएगा, सूचकांक आएगा, रिपोर्ट आएगा, या तो बैठक होगी, वहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। देखिए, मौसम की गणित बिगाड़ रहा है जलवायु परिवर्तन, तो ये तो जग जाहिर हो चुका है। जलवायु परिवर्तन किस रूप से हमारी पृथ्वी के लिए हानिकारक सिद्ध हो रही है, उस पर कार्य गतिविधि बहुत तेज़ी से करने की ज़रूरत है। केवल किताबी ज्ञान और बात की ज्ञान रखने से नहीं होगा, इस पर त्वरित पहल करने की ज़रूरत है सभी देशों को। तो खैर देखिए, मौसम विज्ञान विभाग महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा हैं, ये आपको PT फैक्ट में पूछ सकता है। साथ ही साथ वर्ष 1901 से लेकर अब तक लगभग 30 दिन जो हमारा जो डिजिटाइजेशन हुआ, डिजिटल डाटा उपलब्ध कराने का, इसके संबंध में कुछ डाटा दिया गया। साथ ही साथ यह बोला गया इनके द्वारा कि बीते जो 30 वर्ष है 1989 से लेकर 2018 दक्षिण पश्चिमी मानसून में होने वाले वर्षा उल्लेखनीय कमी देखी गई है। तो यह भी डाटा आप लोगों की इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड आप लोगों को प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है। इसके हम लोग भारतीय मौसम विभाग के बारे में जान लीजिए। यहाँ से प्रश्न बार बार आप लोगों को पूछा जाता है PT में, तो इसे जरूर कवर कर लें। इसका जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इसकी स्थापना 1875 में किया गया। तो बहुत पुरानी संस्था है, यानी अंग्रेजों की संस्था है, उस समय स्थापना किया गया था। यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस MOES के तहत एक एजेंसी है। साथ में यह मौसम के संबंधी अवलोकन, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए उत्तरदायी प्रमुख एजेंसी है। तो भूकंप विज्ञान की जानकारी कौन देता है? तो यही देता है। तो इसके लिए आप लोगों को PT में प्रश्न यहाँ से क्रिएट किया जा सकता है, तो आप लोग इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़, तब तक आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जो भी आप लोग को अच्छा लगता है, हमें सपोर्ट करने का जो भी जरिया आप लोगों के पास है उसे कर सकते हैं। देखिए, भारत की एक उपलब्धि और एक देखने को मिल रही है
कि पहली बार कोई अमेरिकी जहाज़ या जंगी जहाज़ मरम्मत और सर्विस के लिए भारत के शिपयार्ड में आया है, तो यह एक उपलब्धि है। तो यहाँ से पीटी में प्रश्न क्रिएट किया जा सकता है, जैसे क्या कि कौन सी अमेरिकी जहाज़ आई है, तो जहाँ चार्ल्स डिब्र की मरम्मत होगी, कहाँ होगी, चेन्नई के कट्टरपल्ली जो L&T जो है, L&T बहुत नामी गिरामी शिपयार्ड है। तो यहाँ पर ये बहुत उपलब्धि भारत के दृष्टि से बहुत उपलब्धि शिपयार्ड का है, तो इससे रिलेटेड आप लोग को पीटी में प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो इसे जरूर पीटी दृष्टि से आप लोग कवर कर लीजिए। इस प्रकार के जब भी भारत उपलब्धि हासिल करता, देखिए जंगी जहाज़ का मरम्मत करना कोई आम बात नहीं है, वो भी उस देश का जो इस क्षेत्र में महारत हासिल किए हुए। ऐसे क्षेत्र डेवलप भारत में हो रहे हैं जो हम उन क्षेत्रों को भी टेक ऑफ कर सकते हैं जहां पर इन प्रकार की ज़रूरतों को विश्व में वरीयता दी जाती है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है न्यूज़ है आप लोग के लिए, हम लोग के लिए पीटी दृष्टि से। तो आप लोग को प्रश्न पूछा जाए, देखिए एक महत्वपूर्ण है, इसे भी VVI श्रेणी में आप लोग रखिएगा, क्योंकि यहाँ से पीटी के भी प्रश्न बहुत बनते हैं, मेंस के इंटरव्यू के प्रश्न बहुत बनते हैं। इस बार जनजातीय समुदाय से हमारी राष्ट्रपति चुनकर आई हैं, तो यहाँ से प्रश्न जरूर होगा, इस बार ध्यान रखिएगा। मैंने उस दिन भी बताया था, जनजातीय समूह से कोई भी प्रश्न आपसे इस बार पीटी मेंस और इंटरव्यू में किया जा सकता है, तो इसे जरूर ध्यान रखिएगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग सक्रिय हो गया है। इसके संदर्भ में हाल ही में एक विवाद छिड़ा, जैसे नए वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन केंद्र सरकार के किया गया है, जिसका विपक्ष के द्वारा आरोप प्रत्यारोप लगाया कि इससे वनाधिकार संबंधी जो शक्तियां हैं कम होंगी। तो इससे संबंधित आप लोगों को वर्किंग कमेटी गठित की गई है, जो NCAST जो है, नेशनल जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जो है, नेशनल शेड्यूल कास्ट जो आयोग है, वो आप लोग को इसमें एक वर्किंग कमेटी गठन किया, जिसमें कौन होंगे सदस्य और अध्यक्ष कौन होंगे। इसके अध्यक्ष अनंत नायक होंगे। आयोग के जो सदस्य हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के जो सदस्य अनंत नायक वो अध्यक्ष होंगे इस वर्किंग ग्रुप का। साथ में अलका तिवारी, मिलिंद थाटे, तुषार दास, डॉक्टर VK भुगना और शरद चंद्र लेले इसके सदस्य होंगे। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न किया जा सकता है। और यह फॉरेस्ट एक्ट जो आदिवासियों को दी गई है, उस पर वर्किंग कमेटी इस पर अपनी जो भी चीज़ें हैं उस पर नोट डाउन करेगी, इस आयोग को रिपोर्ट करेगी। देखिए क्या है, हाल ही में सुधार किया गया वन संरक्षण अधिनियम 2022 में बदलाव किए गए। वन भूमि को गैर वनीय काम में तब्दील करने के लिए ग्राम सभा से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। अगर ट्रांसफ़र कर रहा है, तब्दील कर रहा है, उसके लिए पहले क्या था, ग्राम सभा से अनुमति लेना था। और वनाधिकारों के मामले में राज्य सरकार केंद्र सरकार पर मंजूरी मिलने के बाद निपटाएगी। तो इस प्रकार के बदलाव किए गए हैं, इसी पर विवाद है, इसी के संबंधित वर्किंग कमेटी का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष अनंत नायक और सदस्य विभिन्न लोग हैं। तो इसे जरूर कवर कीजिएगा। इससे रिलेटेड बहुत से आपको सब पार्ट, मेन पार्ट आप लोग कवर करना है। प्रश्न यहाँ से आपको बार बार देखने को मिलेगा, जैसे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स क्या है, शेड्यूल ट्राइब्स क्या है। इसी प्रकार शेड्यूल कास्ट के संदर्भ में भी आप लोग को, SC के संदर्भ में भी नेशनल राष्ट्रीय आयोग है, तो उस पर विशेष हम लोग कभी चर्चा करेंगे जब आएगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। मैं कोशिश करता हूँ 30 से 35 मिनट में कवर करना, फिर भी सारे न्यूज़ को कवर नहीं किया जा सकता है दृष्टि मेंस और इंटरव्यू की दृष्टि से। जो महत्वपूर्ण सबसे उसी को किया जाता है। चलिए हम लोग बात करते हैं NCST क्या है, कि स्थापना भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 में संशोधन करके 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 लाया गया है। उसी में एक नवीन अनुच्छेद 338A जोड़ा गया और इससे इस आयोग का गठन किया गया। तो यह एक संवैधानिक निकाय है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा, संविधान में इसका चर्चा है, तो संवैधानिक निकाय है। इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है 1938A में वर्णित अन्य विषय वस्तु के साथ साथ NCST के संविधान अर्थात NCST जो नेशनल कमीशन ऑफ सिविल ट्राइब का जो संविधान है, उसके अतिरिक्त कुछ अन्य भी कानून के तहत सरकार के किसी अन्य आदेश के तहत यह कार्य प्रदान कर सकती है इसे अनुसूचित जनजाति से संबंधित। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जो इसे राष्ट्रपति अनुमोदित करेगा कार्य वो कर सकता है। उसके अतिरिक्त जो इसी संविधान में वर्णित है उसके लिए वह जवाबदेह रहता है, उसे सभी शक्तियां प्रदान की गई है। आयोग में कौन होगा, एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, 3 पूर्वकालिक सदस्य होगा, जिसमें एक महिला सदस्य होना जरूर है। तो आप लोग देखिए, ध्यान रखिए, एक
2, 1 और 1, 3, आपको कुल 5 सदस्यीय यह होगा, जिसमें 3 में एक महिला फीमेल सदस्य होना बहुत अनिवार्य रखा गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। ऐसा प्रश्न आप लोग एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अब पूछा भी गया है, यूपीएससी में पूछा गया, पीसीएस में पूछा गया है, तो ध्यान रखिएगा पीसीएस में भी यह प्रश्न पूछा गया है। नेक्स्ट है, कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष एनसीएसटी के सदस्यों कार्यकाल पद ग्रहण करने की तिथि से लेकर 3 वर्ष तक होता है। तो ध्यान रखिए 3 वर्ष तक इनकी कार्यकाल अवधि होती है। सदस्य 2 से अधिक कार्यकाल के लिए नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। तो ध्यान रखिएगा इनका जो भी सदस्य अध्यक्ष उपाध्यक्ष होंगे, सदस्य होंगे, 2 इनका कार्यकाल हो सकता है, तीसरा कार्यकाल इसका नहीं हो सकता है। तो 2 कार्यकाल के लिए यानी 6 वर्ष के लिए इनकी नियुक्ति हो सकती है। तो यह भी आप लोग को प्रश्न पूछ सकता है, कुल कितने अवधि के लिए राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उपाध्यक्ष या इसके सदस्यों की नियुक्ति की जा सकती है। तो 6 वर्षों तक की जा सकती है, 2 कार्यकाल मान के चलिए। तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। देखिए इसका कार्य क्या है, संविधान के तहत, अन्य कानूनों के तहत या अनुसूचित जनजातियों के लिए प्रदान किए गए सुरक्षा उपायों से संबंधित मामलों की जांच और निगरानी करना। जितने भी इन जनजाति से संबंधित कानून है उस पर सारे पर यह निगरानी का अधिकार रखता है, उसकी सख्ती सुनवाई कर सकता है। अनुसूचित जनजातियों के लिए उनके अधिकारों और सुरक्षा के उपायों से वंचित करने सभी विशिष्ट शिकायतों की जांच करना। जितने भी विशिष्ट शिकायतें आएगी इसके पास उसकी जांच करने की शक्ति से दी गई है। अनुसूचित जनजातियों सामाजिक आर्थिक विकास की योजनाएं प्रक्रियाओं में भाग लेने और सलाह देने और विकास में प्रगति मूल्यांकन करना भी इसका अधिकार क्षेत्र में आता है। तो यह भी आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है। यूपीएससी में यहाँ से प्रश्न क्रिएट किए गए हैं, पूछे गए हैं। साथ ही राष्ट्रपति वार्षिक रूप से ऐसे अन्य समय पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करना जब आयोग उन सुरक्षा उपायों कार्य रिपोर्ट देना उचित समझे। अर्थात राष्ट्रपति जो वार्षिक रिपोर्ट संसद में पेश करवाती है उसके अतिरिक्त भी राष्ट्रपति चाहे तो अन्य संबंधित मुद्दों पर रिपोर्ट मांग सकती है और उस पर इसे देना अनिवार्य है। साथ ही वन अधिकार अधिनियम FRA क्या है, तो ध्यान रखिएगा यह भी 2006 में आया था और यहाँ से ही इसी कानून में संशोधन किए गए हैं 2022 में। यह वन में निवास करने वाले अनुसूचित जनजातियों, अन्य पारंपरिक वनवासियों, OTFD याद रखिएगा, FDST ध्यान रखिएगा, 2 टर्मिनोलॉजी यूज किया गया है, जो पीढ़ियों से ऐसे जंगलों में निवास कर रहे हैं को वन भूमि पर उनके अधिकारों को मान्यता देता है। जो पीढ़ियों से जंगल क्षेत्र में रह रहे हैं उनको यह अधिकार देता है। यह अधिनियम क्या अधिकार देता है, अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर आदिवासियों या वन क्षेत्रवासियों द्वारा खेती की जाने वाली भूमि को स्वामित्व का अधिकार देता है। तो ध्यान रखिए अधिकतम 4 हेक्टेयर भूमि क्षेत्र पर अधिकार देता है। साथ ही साथ यह स्वामित्व केवल उस भूमि के लिए है जो वास्तव में संबंधित परिवार द्वारा खेती की जाती है। इसके अलावा कोई और नई भूमि प्रदान नहीं की जाएगी। यह महत्वपूर्ण उपबंध है, तो इसे याद रखिएगा। जिस पर खेती की जाती है उन्हीं से अधिकार, उनसे कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता। इसके लिए ग्राम सभा की अनुमति चाहिए। नेक्स्ट है, यह संविधान की 5वीं 6ठी अनुसूची, जहां अनुसूचित जनजाति पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है, जैसे पूर्वोत्तर के 7 स्टेट है उससे रिलेटेड है। ध्यान रखिएगा भूमि या जंगल जिसमें स्वदेशी समुदाय निवास करते हैं पर उनके दावों का संरक्षण प्रदान करता है। तो महत्वपूर्ण जो प्रबंध है उसे शामिल कर गया है। बहुत लंबा विस्तृत यह अधिनियम है और जब भी ग्राम पंचायत पढ़ा जाता है तो उसमें इस एक्ट का नाम चर्चा रहेगा। तो इससे प्रश्न यूपीएससी ने पूछा है, एक नहीं 3 से 4 बार शायद पूछा है इस टॉपिक से। वन अधिकार से अनुसूचित जनजाति आयोग से तो अलग कितनी बार ही प्रश्न किया गया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पीसीएस में भी बहुत बार इससे प्रश्न क्रिएट किए गए। देखिए एक प्रश्न पीटी फैक्ट के रूप में है, CSIR को मिली पहली महिला महानिदेशक, तो वो कौन है, तो कलाई सेल्वी इनके प्रथम महानिदेशक बनी है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, नल्ला थम्मी कलाई सेल्वी वैज्ञानिक अनुसंधान जो परिषद है उसकी पहली महिला महानिदेशक बनी है। तो पीटी में आप लोगों को प्रश्न यहाँ से पूछ सकता है। देश में 38 अनुसंधान संस्थानों में से संघ है यह, जितने भी अनुसंधान उसका मेन कोऑर्डिनेशन यही CSIR करता है। तो इससे रिलेटेड आप लोगों को पीटी में प्रश्न पूछा जा सकता है। बहुत से पीटी प्रश्न आपको टॉपिक आप देखने को मिल जाएगा, जैसे गोद लेने के लिए कानून संबंधी नाजायज शब्द को हटाया गया। एक सुशील मोदी के नेतृत्व की अध्यक्षता में कार्मिक लोक शिकायत कानून और न्याय संसदीय स्थायी समिति ने
अभिभावक और बच्चा कानून में समीक्षा करते हुए सिफारिश की है कि इस शब्द को हटाया जाए और अभिभावक और गोद लेने कानून की समीक्षा पुनः की जाए। कुछ बाध्यताएं जो कठोर है उसे और भी नरम किया जाए। तो जब उस कमेटी रिपोर्ट पेश कर देती है उसके बाद इसमें स्टैंडिंग कमेटी पर जाएगा, साथ ही इस पर संसद में पटल पर इससे संबंधित कानून आएगा। तो जब आएगा इस विशेष चर्चा हम लोग करेंगे। देखिए, साथ ही में आप लोग को प्रश्न इधर नीचे, तब तक चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत ही बेहतर कार्य किया जा रहा है। प्रयास है कि आप लोगों को इनसे संबंधित बहुत से न्यूज़ को कवर किया जाए। देखिए, कल भारत अगर इसे सफल हो जाता तो बहुत ही रोड मैप तैयार हो जाता। छोटे लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान के तौर पर कल मैंने इस पर आपको इसरो का जितने भी यान है, जैसे SLV है, ASLV है, PSLV है और GSLV है और SSLV जो लघु उपग्रह के लिए प्रक्षेपण यान है, उस पर जो कल असफल प्रयास हुआ। हालांकि सारे चरण सही थे, बस लास्ट का चरण गलत हो गया था। तो यह से रिलेटेड आप लोगों को न्यूज़ है, इसे देख लीजिएगा, कवर कर लिया, अंडरलाइन किया हुआ है। पहला लक्ष्य कल ही, जबकि इससे रिलेटेड कल ही न्यूज़ को कवर कर लिया गया है। तो इससे आप लोग को न्यूज़ को PT में प्रश्न पूछा जा सकता है और जल्द ही इससे रिलेटेड दूसरा उपग्रह लॉन्च किया जाएगा इसरो के द्वारा। तो आज़ादी सेट था यह उपग्रह जो इससे भेजा जा रहा था, 120 टन था। इससे रिलेटेड कल ही न्यूज़ में आप लोग को कवर किया गया, तो इसे देख लीजिएगा। चलिए, कल का न्यूज़ आप लोग जरूर देखिएगा जाकर। नेक्स्ट है, आप लोग को ये आर्टिकल आज जरूर पढ़नी चाहिए। राष्ट्र निर्माण के लिए संकल्प का समय है, पूरा देश में संकल्प का समय है। तो यह बहुत ज़रूरी, हमारे जो उपराष्ट्रपति है M वेंकैया नायडू, तो उनके द्वारा लेख लिखा गया। जब भी ऐसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या कोई भी प्रशासन में संबंधित व्यक्तियों का लेख आता है तो आप लोगों को एक एस्पिरेंट के तौर पर जरूर पढ़नी चाहिए, ताकि इससे प्रशासनिक समझ विकसित हो सके। चलिए, नेक्स्ट है, आप लोग को देखिए, आकाश एक जो नया एयरलाइंस है वो लॉन्च हो चुका है। तो अब जैसे आप लोगों को बहुत से उड्डयन मंत्रालय द्वारा परमिटेड किया गया है, कौन हवाई जहाज़ भारत में उड़ान भरेगी, उसी में एक नया है झुनझुनवाला की जो शेयर वाली जो कंपनी है आकाश, वो आ गई है मार्केट में। तो इससे रिलेटेड आप लोग को PT प्रश्न पूछा जा सकता है, आकाश किन की शेयर वाली कंपनी है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ बातें की गई है, तो ये नोट आप लोग करना चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय किस रूप से काम कर रहा है, तो इनके झुनझुनवाला के संबंध में उनके द्वारा ये कहा गया है कि विश्व में पहला ऐसा कोई घटना घटा है जहाँ पर ऐसी एयरलाइन नहीं है जिसने नींव रखी है से लेकर उड़ान भरने में सिर्फ 12 माह का समय लिया हो। तो एक बड़ी उपलब्धि भारत सरकार की है कि किस प्रकार से प्रशासनिक तत्परता दिखाते हुए इस संदर्भ में कार्य किया है। इस प्रकार के कार्य सभी जगह होनी चाहिए कि कम से कम न्यूनतम शासन हो और अधिकतम प्रशासन हो। तो यह रिलेटेड आप लोग को न्यूज़ कवर कर लेना है, ताकि आप लोग को बहुत सी चीज़ें देखने और समझने को मिले। नेक्स्ट है, देखिए, आप लोग को यहाँ पर आर्या वालवेलकर ने जीता मिस इंडिया US, यह भी PT में आप लोग को प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसे जरूर कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट, कॉमनवेल्थ गेम में कौन कौन से पदक जीते जा रहे हैं आप लोग जरूर नोट डाउन कीजिएगा। साथ में देखिए, यहाँ पर एक न्यूज़ आर्टिकल आया, लिथियम आयरन बैटरी को मिला सस्ता विकल्प। तो यह सोडियम आधारित कैल्शियम आधारित जो विकल्प ढूंढा गया, उस पर रिसर्च एंड प्रोसेस में R&D में है। तो इस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे। बस इस न्यूज़ को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ताकि आगे जब न्यूज़ आएगा तो इस पर विस्तृत हम लोग चर्चा कर लेंगे। आज के न्यूज़ में इतना ही। नेक्स्ट हम लोग कल फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़पेपर के साथ और नए टॉपिक के साथ। आप लोग ज़रूर हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबाइए। और जो पुराने और नए दोनों लिस्नर है, चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए, ताकि और भी लोगों तक हम पहुंच सके। सब्सक्राइबर की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है, उम्मीद करता हूं जल्दी 1000 सब्सक्राइबर पूरा हो, ताकि हम लोग जो बहुत दिनों से अटका हुआ 1000 तक नहीं पहुंचा हो। जितनी कार्य किया जा रहा है जिस व्यू से उतनी उपलब्धि नहीं हो रही, पर उम्मीद है यह जल्दी प्राप्त करेंगे और हम लोग अच्छे मुकाम तक पहुंचेंगे। तो हमारा सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।